Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I'm Suman ma'am. Welcome to all class 7. Today we read chapter number 5 in your geography book and the name of the chapter is Composition and Structure of the Atmosphere. यानी आज हम इस चैप्टर में उन सब के बारे में, उन सभी गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अलग अलग गैसेस होती है। और आपको पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो अलग अलग गैसों से मिलकर बनता है, यानी उसका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग गैसों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी आज हम उन सभी एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से हमारी जो लाइफ है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उससे बड़ा प्रभावित होती है हमारी ज़िंदगी। वो किस तरीके से होती है आज हम इस सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर, आपको क्लास याद होगा कि हमने पहले चैप्टर पढ़ा था कि अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना। हमने पढ़ा था ना इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या पढ़ा था कि जो हमारा अंदर का है ना, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, यानी अर्थ के नीचे, है ना। अब अर्थ के नीचे जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कुछ फोर्सेस उसमें लगते हैं, कुछ उसमें एंडोजॉनिक फोर्सेस लगते हैं जिससे कि बदलाव आता है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा लेथोस्फेयर है ना, हमने पढ़ा था उसमें कि हमारा जो लेथोस्फेयर है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो लेकिन उसके नीचे भी कुछ परतें हैं, हमने ये सब पहले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमारा अर्थ है अंदर से 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना। क्रस्ट, मैंटल और कोर, इनर कोर जिसको हमने नाम दिया था। तो बेसिकली वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। अब हमने जब नीचे की तरफ पढ़ा था कि जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है वहाँ पे लोगों का जाना, वहाँ पे मशीनरी का जाना, और उसके बारे में एग्जैक्ट हमें बताना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो अंदर से कैसा है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और हमारा जाना वहाँ पे मुश्किल है, इसलिए हम उसके बारे में ढंग से नहीं बता पा रहे हैं। तो जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना, करा था ना, क्रस्ट, मैंटल एंड इनर कोर, और कोर, है ना। तो आज हम वैसे ही हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी एटमॉस्फेयर में भी लेयर्स हैं अलग अलग अलग, है ना। तो ये जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ये बनता कैसे। आपको पता है आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर्स, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर से मिलकर बना है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर यानी वो एयर जिसने हमें चारों तरफ से सराउंडिंग, जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उसको घेर के रखा हुआ है। ईजीएस्ट वे इज द एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारे आसपास के वातावरण जिसको उसने आवरण में घेर रखा है, यानी एक ब्लैंकेट ऑफ द एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये बहुत इजी से हमने आपको बता दिया। आज हम इन्हीं सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर समझने की बात है तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। बोलने में तो हमने 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन इसको समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। अब एटमॉस्फेयर यानी हमारे चारों तरफ सराउंडिंग। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको अलग अलग लेयर्स के बारे में भी पता चलेगा और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें इतनी सारी लेयर्स हैं और ये सभी लेयर्स अपना अपना अलग अलग रोल प्ले करती हैं, इनका अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। यानी हर लेयर का जो होता है वो अपनी अपनी वैल्यू रखता है। अब वो किस तरीके से रखता है आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। So it is a very big chapter. So you would like to take out your pencil and marking those lines which I am making to do. क्योंकि आपको वो easiest रहेगा, आपको वो समझने में easy रहेगा। So let's start the chapter. Before we start this, like and subscribe my channel and press the bell icon also. So the envelope of the air is surrounded the earth is called the atmosphere. यानी जो एक envelope है, envelope क्या होता है? एक लिफाफा,
ठीक है, यानी ये वो एक तरीके से लिफाफे का रूप है जिसने कि हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है। एंड द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज मेड द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट। आपको पता है जो हमारा मदर अर्थ है वो एक स्पेशल यूनिक प्लेनेट है। यूनिक प्लेनेट क्यों बोलते हैं, ये क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि वाई आर अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट। इट्स अ वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो अर्थ है उसको यूनिक प्लेनेट क्यों बोलते हैं, है ना। तो अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, यानी एयर और वाटर की वजह से ही हम अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट का नाम देते हैं। इट हैज़ अ लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। यानी हमारी जो लाइफ गिविंग जो गैसेस होती हैं और उसमें से कौन सी है, यानी हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है, जो एटमॉस्फेयर, जो एयर है, इट प्रोवाइड अस एयर फॉर ब्रीदिंग, यानी हमें ब्रीदिंग करने में इजी रहता है, हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर हम साइज की बात करें, कंसाइडरिंग द साइज ऑफ द अर्थ, द एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर, यानी हमारा जो अर्थ है उसमें जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिन लेयर है, बहुत ही एक पतली परत है। और इस परत के लिए अगर हम बात करें तो इट एक्सटेंड्स थिकनेस इज नोन एज द देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस। यानी हमारा जो आउटर स्पेस और जो हमारा जो अर्थ है ना, वहाँ के एटमॉस्फेयर के बीच में एक छोटी सी दर परत दर अलग अलग बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं। तो अब हम इन बाउंड्रीज को कैसे पहचान पाते हैं? इट इज एस्टिमेटेड दैट द upper limited of the atmosphere is a height of about 10,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन सी लेवल। यानी जो हमारा समुद्र तल है ना, सी लेवल से कितनी ऊंचाई होगी, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये उपलब्ध है। ठीक है, अब जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता है इट इज हेल्ड टू द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही हमारा एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे हमें सपोर्ट करता है और हमें सांस लेने में इजी रहता है। सो द टोटल वेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 500 मिलियन टन्स। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है अगर हम उसकी बात करें तो इसका टोटल जो हमारा टोटल वेट की अगर हम बात करें तो इसका वेट है 500 मिलियन टन्स। और 99% जो होता है टोटल मास एटमॉस्फेयर का वो विद इन 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी 99% जो है वो हमें कितनी ऊंचाई तक मिल जाएगा, वो हमें मिलेगा 32 किलोमीटर तक की हाइट में। ठीक है, अब द एयर इज डेंस नियर द अर्थ सरफेस। डेंस यानी बहुत ही घना, घनत्व जो होता है, तो एयर का जो डेंस घनत्व जो होता है वो आपको मिल जाएगा अर्थ के आसपास ही। ठीक है, उसके सरफेस के आसपास, और इट्स गेट्स थिनर एज वंस गोज अपवर्ड। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे ये क्या होता जाएगा, ये थिनर होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा। तो यानी अगर हम अब बात करें तो बात यहाँ ये है कि भाई जो अर्थ का सरफेस है उसके आसपास ही ऑक्सीजन जो है ना, वो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, टोटल मास जो एटमॉस्फेयर का है वो 99% है। ये हमारे समझने की बात थी। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेटा क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस। यानी अब हम बात करते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, उसमें कलरलेस है, टेस्टलेस है हमारी जो ये एटमॉस्फेयर है। तो इसके जो फीचर्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस
वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया होगा कि भाई जो एयर है उसका कंपोजिशन है किससे, यानी किससे मिलकर बनी है, ये समझने की बात है। तो यहाँ पे है कि जो एयर होती है बेटा वो अलग अलग गैसेस से मिलकर बनती है, वाटर वेपर से मिलकर बनती है जो वाटर के महीन कण होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो धूल कण होते हैं, और स्मोक से मिलकर बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि भाई जो मेन गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि देयर आर द टू मेन गैसेस। अगर हम बात करें 100% की तो उसमें से 78% तो क्या है, इज अबाउट नाइट्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 21%। यानी हमारा जो अर्थ है उसमें हम कंपोजिशन ऑफ गैसेस की बात करें तो हमारे पास 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 21%। तो अब नाइट्रोजन अगर मैं पूछूं तो बताइए कितना है, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख कर दीजिए कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, ठीक है। अब द अदर गैसेस है, अगर हम उनकी बात करें, ठीक है, और अदर गैसेस की बात करें तो अदर गैसेस कितना है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो भी रेशो, जो भी नंबर आता है परसेंटेज का, वो अदर गैसेस है। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, क्योंकि आप इन दोनों को जैसे ही प्लस करेंगे और जो रेस्ट ऑफ 100% में से होगा वो अदर गैसेस है, ठीक है। और अदर गैसेस में क्या होगा, अदर गैसेस में है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम है, और आर्गन है, हाइड्रोजन है। और अगर हम आपकी बात बताएं तो ये कितना परसेंट होगा, आपने सबने बता दिया होगा शायद मुझे, लेकिन फिर भी चलिए मैं बताती हूँ आपको, ये है 1%, ठीक है। तो अब हम सबको प्लस करते हैं तो इट विल गेट 100%। So lower layer of the atmosphere contain water vapor and dust particle। अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल जो है उसमें क्या है, उसमें कंटेन करता है, वो क्या कंटेन करता है, वाटर वेपर करता है और डस्ट पार्टिकल। यानी नीचे की जो परत है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे वाटर वेपर मिलेगा और डस्ट पार्टिकल मिलेगा। और हम कहाँ पे रहते हैं, हम सबसे नीचे वाली परत में ही रहते हैं, ठीक है। और the amount of water vapor and dust particle varies from time to time and from place to place। यानी अगर हम वाटर वेपर की बात करें और साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल की बात करें तो ये टाइम और समय के अनुसार और जगह के अनुसार ये बदलते रहते हैं। और हैवियर गैसेस की बात करें, हैवियर यानी बहुत भारी गैसेस की अगर बात करें तो गैस जो ऑक्सीजन होती है इज द मोस्टली फाउंड इन द लोअर लेयर। आपको पता है जो हम कहाँ कौन सी लेयर में रहते हैं, हम सबसे नीचे वाली लेयर में रहते हैं। अच्छा, सबसे नीचे वाली लेयर की अगर हम बात करें कि भाई हम सबसे नीचे वाली लेयर में रह रहे हैं तो वो लेयर कौन सी है, ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि ये सबसे नीचे की परत है, हम यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे कौन सी गैस मिलेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा। दैट इज वाई द माउंटेनियर्स हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर वाइल सेलिंग वेरी हाई पीक्स। आपको पता है माउंटेनियर्स जो होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ठीक है, जैसे बिचंद्री पाल है ना, तो वो क्या करते हैं, वो जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं वो अपने साथ प्रिकॉशन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर साथ लेके जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर साथ क्यों लेके जाते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, उनको सफोकेशन फील होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए दे कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर वाइल सेलिंग द high peaks। And the composition of the air varies from place to place and from the time to time। जैसे कि composition की बात अगर हम करें तो time to time इसमें changes आता रहता है। और फिर क्या करते हैं, composition of clean and dry air is fairly uniform is a lower layer। और lower layer जो होता है वहाँ पे सबसे अच्छी हमें एयर मिलती है, और जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ते जाते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन कम होता जाता है। तो अब कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पाई डायग्राम दिया हुआ है, लुक एट दिस, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इज 21% एंड अनदर गैसेस। अब अनदर गैसेस की अगर हम बात करें तो हमने हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन इन सबको इसमें शामिल किया था। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस जो स्ट्रक्चर है,
ये क्या है? तो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर जो होता है, ग्रीन हाउस इज अ ग्लास रूम ऑफ ग्रोइंग प्लांट, जिसमें कि पौधों को उगाया जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट एंटर्स द ग्लासेस, और सनलाइट किसके थ्रू जाती है? ग्लास वॉल के थ्रू अंदर जाती है। एट नाइट द ग्लास वॉल्स प्रिवेंट द हीट फ्रॉम द escaping, and the assumed the heat makes the greenhouse warm and growing plants in cold places। और cold places में क्या होता है? यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा सब्जियां उगाई जाती हैं। ड्यूरिंग द डे वो सनलाइट लेते हैं, और कोल्ड प्लेसेस में सब्जियां उगाना इजी रहता है। सेम फेनोमेना अकर इन द अर्थ, अर्थ में भी यही चीज़ होता है, यही फेनोमेना यूज करा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द अर्थ हीट। यहाँ पे ये आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो अर्थ की हीट होता है उसको एब्जॉर्व करता है, एंड द प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम द बिकमिंग कोल्ड टू कोल्ड एट नाइट। और फिर क्या करता है? रात को ज़्यादा ठंड ना हो उसकी वजह से ये हमारे लिए गर्मी को अपने पास ऑब्जर्व करके रखता है, एंड दस इज नोन एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी को हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दे दिया है। अब जो कोल है, बर्निंग कोल है, स्मोक है व्हीकल से जो निकलता है, फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है ना, दे इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इनकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है अमाउंट। किसका? हमारे पास में जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, जो बर्निंग कोल है, इनसे हमारे पास हीट ज़्यादा हो गया है। एंड द इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब मोर हीट एंड इंक्रीजेज द अर्थ टेम्परेचर। इसकी वजह से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो दस द इंक्रीजेज द अर्थ टेम्परेचर इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी उसी स्पीड से बढ़ता चला जाता है। तो ये हमें प्रिकॉशनली ध्यान देना है। सो 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल, यानी अगर हम कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करें जो कि हम कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं वहाँ पे लेवल जो होता है गैसेस का, जो हमारे लिए जिंदगी है, ऑक्सीजन जो, वो कम होता चला जाता है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रेवलेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, इट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ। यानी नाइट्रोजन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, वो पेड़ पौधों को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है। और प्लांट्स आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। और आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, वो सॉइल से लेते हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं खाना, है ना, बाय द एयर। वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को ब्रीथ नहीं करते हैं, तो वो नाइट्रोजन उनको कहाँ से मिलेगा? वो नाइट्रोजन, दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, एंड बैक्टीरिया इन द सॉइल एंड ऑब्जर्व रूट्स, observe and changes form, the plants can use it। और जो नाइट्रोजन होता है उसको बैक्टीरिया अपने पास लेता है, और फिर थ्रू आउट दिस बैक्टीरिया रूट्स वो ऑब्जर्व कर लेती है, और फिर वो प्लांट्स को यूज करने के लिए देती है। सो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर केमिकल फर्टिलाइजर। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं ना, अब केमिकल फर्टिलाइजर आप कहेंगे मैम ये कौन से फर्टिलाइजर है? बेटा, दे आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। एक तो मैन्योर जो होता है, नेचुरल जो फर्टिलाइजर होता है ना, जैसे कि काउ डंग हो गया, है ना, जो हमें कैटल से मिलता है ना, वो मैन्योर, जो कि हमें मैन्योर, वो जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। लेकिन एक केमिकल फर्टिलाइजर होता है जो कि ह्यूमन मेड होता है, जो कि फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें, और ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सर्वाइव, और सबको जिंदा रहना है भाई, और जिंदा रहना है तो हमें किस गैस की जरूरत पड़ेगी? हमें पड़ेगी ऑक्सीजन की जरूरत। एंड they breathe oxygen present in the air. During the photosynthesis, green plants observe carbon dioxide। और जैसे ही during the photosynthesis, जब photosynthesis का प्रोसेस होता है, तो प्लांट क्या ऑब्जर्व करता है? प्लांट ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करता है? वो रिलीज करता है ऑक्सीजन। और हम क्या रिलीज करते हैं? हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इनहेल, इनटेक करते हैं हम
ऑक्सीजन. ठीक है. सो द प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर. ऑक्सीजन ऑल्सो इनिशियल फॉर द कंपोजिशन, यानी कंजप्शन होना चाहिए इसका, ऑक्सीजन का. अब कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? Because the availability of observed heat, it is possible, it is responsible for the greenhouse effect on the earth. यानी वो जो हीट हमारी अर्थ पे है ना, उसको कौन ऑब्जर्व करता है? उसको ऑब्जर्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स. यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं, वो जब ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो उतनी ही मात्रा में होना चाहिए जितनी मात्रा में प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं. अब यानी इसीलिए तो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, है ना. क्यों स्कूलों में आजकल हम लोग एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने लग गए हैं? बिकॉज हमें इंकरेज करना है, हमें हमारे आगे आने वाली जनरेशन को बताना है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव. तो हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे? जब हम बहुत सारे ट्री उगाएंगे. वी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. तो आपको जरूर एक पौधा तो लगाना ही होता है ना. सो द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजेज. और हमारे पता है आपको, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें बहुत सारी इंक्रीज हो रही है. किसकी वैल्यू? कार्बन डाइऑक्साइड की. एंड दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड डिफॉरेस्टेशन. और जो कार्बन डाइऑक्साइड की रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. और वो क्यों बढ़ रही है? बिकॉज हम बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, और डिफॉरेस्टेशन, यानी हमने हमारे फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया है. ठीक है. सो दस वी मोर प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. और इसी बैलेंस को करने के लिए, हमारे जो मदर अर्थ है उसको बचाने के लिए, हमें हमारी हेल्प करने के लिए, वी शुड plant more and more trees to maintain the balance of carbon dioxide in the atmosphere. So thanks for watching this video and like and subscribe my channel.